हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 42, बेसिकली वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऊपर ही है, जहां पर आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से अगर बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कुछ हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होते हैं, तो उनका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन बोलते हैं ना, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आ सकता है। और इसके एप्लीकेशन बेटा, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन जो अभी हम कुछ क्लासेस के बाद करने वाले हैं, जहाँ पर हमारे वर्किंग नोट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक बैलेंस शीट, जो एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है जो 6 मार्क्स का आता है, वहां पर भी इसका एप्लीकेशन होता रहता है। तो इसलिए एक अच्छा कंसेप्ट है बेटा, जिसको आप बोलते हैं ना कि सेट असाइड यानी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, अगर बेटा बात करूं मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जितने भी आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स दिखाई देंगे बेटा, वो लायबिलिटी साइड दिखाई देंगे। और जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आपको दिखाई देंगे, वो एसेट साइड दिखाई देंगे। देखो बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। रिजर्व्स भी बेटा काइंड ऑफ प्रॉफिट ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉफिट और रिजर्व्स जो हमें अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए थे, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस हम उन प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। तो ऐसे में वो प्रॉफिट्स बेटा बिजनेस के लायबिलिटी साइड में शो होते हैं। लायबिलिटी साइड में शो होना इसलिए भी बेटा इनका बनता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पे हक कंट्रोल पार्टनर्स का था। ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, बट पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट ना कर फर्म ने इन्हें अपने पास रखना बेहतर समझा, क्योंकि फर्म को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ करनी पड़ सकती है बिजनेस की, या फ्यूचर फ्यूचर में बिजनेस के कुछ अनसर्टेन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो उन एक्सपेंसेस से लड़ने के लिए या फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए बिजनेस के पास पैसा होना चाहिए। तो बिजनेस ने ना प्रॉफिट्स बचा लिए बेटा अपने पास। तो ऐसे में ना, ऐसे प्रॉफिट और रिजर्व्स को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की कैटेगरी में रखते हैं। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बट पार्टनर को जाना चाहिए था, बट पार्टनर को ना बांटकर बिजनेस ने अपने पास रख लिया। बात करें बेटा लॉसेस की, तो देखो ऐसा होता है बेटा कि बिजनेस ना अपनी डे टू डे एक्टिविटी में कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस करती रहती हैं। कभी कभी बेटा कुछ एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि बिजनेस बेटा उन्हें सिंगल ईयर में राइट ऑफ नहीं कर पाती, यानी उन्हें पीएनएल में ख़त्म नहीं कर पाती। आप तो बेटा क्लास 11 से पढ़कर आए हो, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। बट फिर भी अगर कंसेप्ट ढीले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस होती हैं बिजनेस की, हम उनको शो करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो अगर बिजनेस अगर एक्सपेंस कर रही है, तो उस एक्सपेंस को उसे राइट ऑफ करना चाहिए, यानी शो कर देना चाहिए पीएनएल अकाउंट में। पर बेटा कभी कभी कुछ एक्सपेंस का नेचर ऐसा होता है कि वो इतने ज्यादा ह्यूज हो जाते हैं कि बिजनेस उनको पीएनएल में राइट ऑफ ही नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर उन्हें पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया जाएगा, तो जो बिजनेस का पीएनएल अकाउंट है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, वो एडवर्स बोलते हैं ना, इम्पैक्ट करती हैं फिर बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर बिजनेस ऐसा अकेला कोई एक्सपेंस दिखा दे जो बहुत ह्यूज इन नेचर है, तो बिजनेस का फिर लॉस निकल कर आ जाएगा, जो कि उसके इन्वेस्टर्स के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, देखा जाता है कि जब कोई एक्सपेंस ह्यूज इन नेचर हो जाता है मेरे बच्चे, तो बिजनेस रादर देन उसको एक साथ पीएनएल में खत्म करने के बजाय धीरे धीरे कर कर उसको खत्म करती रहती है। अब मान लो कि कोई अगर एक्सपेंस बिजनेस ने अपने पीएनएल में उसका कुछ पोर्शन तो राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया एक्सपेंस दिखा के, बट जो रेस्ट पोर्शन है उस एक्सपेंस का, जो ह्यूज इन नेचर का है, तो उसको कहाँ दिखाएं, क्योंकि उसको अकेले तो पीएनएल में दिखा नहीं सकते। तो ऐसे एक्सपेंस जो बहुत ह्यूज इन नेचर होते हैं और बिजनेस एक सिंगल ईयर में उनको राइट ऑफ नहीं कर पाती, तो मीनवाइल उन एक्सपेंसेस को एसेट साइड दिखा दिया जाता है। पर्टिकुलरली ये माना जाता है बेटा कि देखो, बिजनेस में जो भी खर्चा होता है ना, उसके पीछे एक कोई ना कोई लॉजिक होता है। ऐसा तो नहीं होता कि बिजनेस में हम एक्सपेंस बोलते हैं ना कि विदाउट एनी रीजंस कर दें, है ना कुछ रीजंस होता है, स्ट्रेटेजी होती है, तो हम वो एक्सपेंस करते हैं। बट देखा जाए पर्टिकुलरली तो है तो वो एक्सपेंस ही। आप चाहे उसके पीछे कोई भी स्ट्रेटेजी बना ले, तो खर्चा तो वो है। उसे सिंगल ईयर में राइट ऑफ हो जाना चाहिए था, आपको उसे पीएनएल में खत्म कर देना चाहिए था, बट आपने नहीं किया। तो जितना एक्सपेंस, देखो जितना एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया पीएनएल में, शो कर दिया पीएनएल में, एक्सपेंस दिखा दिया, वो तो ठीक है। पर जो पोर्शन ह्यूज एक्सपेंस का
आपने पीएनएल में नहीं दिखाया, इस वजह से कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवर्स हो जाएगी, एडवर्स इम्पैक्ट करेगी, तो जितना एक्सपेंस अभी भी राइट ऑफ करना बाकी है, उन एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाते हैं। और एसेट साइड इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बिजनेस को ऐसा लगता है कि इन एक्सपेंसेस से हमें कल के दिन फ्यूचर में बेनिफिट होगा। मैंने बोला ना कि जो भी एक्सपेंस बिजनेस करती है उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। अब मेरे बच्चे, देखा जाए बैकडोर से तो ये तो है एक्सपेंस ही, तो ऐसे लॉसेस जो ह्यूज इन नेचर होते हैं और जिनको हम राइट ऑफ नहीं कर पाते पीएनएल में, तो उन्हें हम एसेट साइड दिखाते हैं, पर पर्टिकुलरली ये एसेट होते नहीं, इसलिए हम इनको फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। नाम अगर आप देख रहे हो बॉक्स के अंदर, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये तीनों आपके लॉस होते हैं, प्योर लॉस होते हैं। बट ये यहाँ पर क्यों दिख रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड? क्योंकि बिजनेस इन्हें सिंगल ईयर में राइट ऑफ नहीं कर पाई। हाउएवर अगर बिजनेस इन्हें राइट ऑफ कर देती तो फिर ये यहाँ पर नहीं दिखाई देते। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। ऑलरेडी मैं ये आपको चेंज इन पीएसआर चैप्टर 3, चैप्टर 4 गुडविल में भी पढ़ा चुका हूँ और चैप्टर 5 में भी पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहे। और गुडविल के बारे में तो बेटा आप सब जानते ही हैं, ये परचेज गुडविल होती है, ठीक है। और इस परचेज गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है ना। ये हमने किसी दूसरे के बिजनेस को जब एक्वायर किया था, बाई किया था, तो उस बिजनेस की गुडविल को भी हमने परचेज कर लिया था, जिस बिजनेस को हम एक्वायर कर रहे हैं। अब क्योंकि उसके जिस बिजनेस को हम एक्वायर कर रहे हैं उस बिजनेस को भी हम ही चला रहे हैं, अपना बिजनेस भी हम चला रहे हैं, जिसका बिजनेस हमने एक्वायर करा उसके बिजनेस को भी हम ही चला रहे हैं। तो फिर ऐसे में जिस दिन बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक पार्टनर लीव कर रहा है फर्म से, तो जो एग्रीमेंट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, रेशो चेंज हो जाता है। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जो हमारा AS 26 है ना, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, वो हमें ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी परचेज गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है तो अब उस गुडविल को एसेट साइड दिखाना जस्टिफाइबल नहीं है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर, जो अभी मेरा लेक्चर नंबर 40 था गुडविल के ऊपर, वहां पे भी मैंने सेम परचेज गुडविल के बारे में आपको बताया कि परचेज गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे बिजनेस को जब हमने एक्वायर किया था तो ये गुडविल भी हमने एक्वायर कर ली थी। राइट नाउ अब हम जो बिजनेस हमने एक्वायर करा उसको भी हम चला रहे हैं और अपने बिजनेस को भी हम स्मूथली रन कर रहे हैं। तो AS 26 कहता है कि आपको अब ये परचेज गुडविल अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है अगर बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इस गुडविल को, परचेज गुडविल को भी हम सेपरेटली नहीं दिखा सकते बेटा। अब हमें इस गुडविल को भी राइट ऑफ करना होता है। तो टोटल बैलेंस शीट में 4 आइटम ऐसे होते हैं बेटा जो राइट ऑफ होते हैं। एक है परचेज गुडविल और 3 है आपके फिक्टिशियस एसेट। तो टोटल 4 आइटम्स ऐसे हैं जो राइट ऑफ होते हैं एसेट साइड से। और मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हालांकि अभी एंट्रीज देखेंगे वहां पे भी आप देख लेना, ठीक है। बात करें बेटा प्रॉफिट्स की, तो 4 टाइप के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। शुरू के जो 2 प्रॉफिट्स आपको दिख रहे होंगे बेटा वो है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस एंड जनरल रिजर्व। ये फ्री प्रॉफिट्स होते हैं बेटा। इन इनको बचाने का जो मकसद है ना फर्म का, वो फर्म को भी नहीं पता। फर्म को बस ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ करनी पड़ सकती है या कोई अनसर्टेन एक्सपेंस हो सकता है, हमें भी नहीं पता कि वो एक्सपेंस कौन सा होने वाला है। बट अपनी प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूचर में सेफ जोन के लिए, कि हमें फ्यूचर में फाइनेंशियल बर्डन ना आए, इसलिए बिजनेस ने प्रॉफिट बचा के रख लिया। तो प्रॉफिट बेटा, जो फ्री प्रॉफिट्स हैं आपके सामने, वो 2 तरीके के हैं। एक है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और एक है जनरल रिजर्व। ये इतने इजी है बेटा, इनका ट्रीटमेंट इतना इजी है कि अगर आप इनको बैलेंस शीट के अंदर देख रहे हो ना बेटा, तो आपको इन्हें ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड इशू डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना आपने बेटा, सीधा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पर जो नीचे के आपको 2 प्रॉफिट्स दिख रहे हैं बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, शॉर्ट में हम इन्हें WCR IFR भी बोलते हैं। तो बेटा देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR के पीछे ना हमारा कुछ एक स्पेसिफिक मोटिव होता है। हमने प्रॉफिट बचाया है, देखो रिजर्व है, और जनरल रिजर्व भी एक रिजर्व था, पर जनरल रिजर्व, जर्नल जर्नल मतलब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। तो ये फ्री प्रॉफिट्स होते हैं। फ्री प्रॉफिट्स को हम, अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में, हम जब पार्टनर रिटायर्ड होता है हमारा, तो फ्री प्रॉफिट्स को हम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट जो वर्कमैन कंपनसेशन और IFR है मेरे बच्चे, ये आपके फ्री प्रॉफिट्स नहीं है, स्पेसिफिक प्रॉफिट्स है। इनके प्रॉफिट्स को बचाने के पीछे हमारा एक मकसद है। अगर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब है कि फर्म को लगता है फ्यूचर में वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग, डैमेज, एक्सीडेंट हो सकता है, तो वर्कर्स अगर कल के दिन फाइनेंशियली क्लेम करें तो ऐसे में बेटा हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए बिजनेस के ऊपर, इसलिए बिजनेस अपने वर्कर्स के लिए एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है कि इनकेस अगर किसी वर्कर के साथ कोई डैमेज, एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में बेटा हम
वो डैमेज तो बोलते हैं ना सही नहीं कर सकते या रिवर्स नहीं कर सकते, किसी का एक्सीडेंट हुआ है वो उसे रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट यस मॉनेटरी कंपनसेट जरूर कर सकते हैं, इसलिए बिजनेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है। ठीक है, बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर्टिकुलरली बनाया जाता है जब एसेट साइड आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। पर्टिकुलरली बेटा कभी कभी हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है, यानी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तब तो कोई बात नहीं, तब तो अच्छी बात है कि अगर आपने 1 लाख रुपए मान लो कहीं इन्वेस्ट करें और उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है लेट बी सपोज 1 लाख रुपीज की और आपकी मार्केट इन्वेस्टमेंट कितनी की होगी है 90,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 90,000, तो सोचो कि आपको यहाँ पे आपको नहीं लगता 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान की ऐसे नुकसान की भरपाई से जो इन्वेस्टमेंट से होते हैं इनके लिए बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बोलो बात समझ में आई? तो होता क्या है बेटा कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर की बारी आती है कि इनका क्या करना है, तो ऐसे में बेटा हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम तो नहीं आया किसी वर्कर का, अगर आया है ना तो उतना क्लेम हम लेस कर देते हैं रिजर्व से, बाकी जो रिजर्व बचता है वो पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की मेरे बच्चे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी हम सेम यही देखते हैं, सीधा पार्टनर के बीच में नहीं बांटते ये रिजर्व। पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कि किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं आया। अगर लॉस आया है तो आईएफआर से लेस कर देते हैं, आफ्टर दैट इस आईएफआर में जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। अब अगर मैं बात करूं कि पर्टिकुलरली इनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, मतलब इनकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बार बार यही बोलूंगा कि आपके अकाउंटिंग रूल्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। जैसे सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, सारी इनकम्स जो होती हैं वो क्रेडिट्स होती हैं, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। अब अगर एसेट घट जाए, है ना, एक्सपेंस घट जाए, इनकम घट जाए, लायबिलिटी घट जाए, तो जिनका डेबिट बैलेंस है ना बेटा वो क्रेडिट हो जाते हैं और जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो यानी एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट होते हैं। ठीक है, बट अगर आपके एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं, तो जो इनके बैलेंसेस होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट, जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो डेबिट। आपको ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो। ठीक है, और स्पेशली जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो, अकाउंट बनाते हो, तो ये तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग रूल्स आपके क्लियर नहीं है बेटा तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अकाउंटिंग करेंगे, है ना? तो इसलिए रूल्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। अच्छा एवरीवन, अगर बात करें कि प्रॉफिट आपको बांटने हैं तो क्या एंट्री होगी, तो देखो मैंने फर्स्ट कैटेगरी में रखा है पीएनएल एंड जनरल रिजर्व, जो फ्री प्रॉफिट्स होते हैं जिनमें हमें कुछ नहीं देखना होता। रिटायरमेंट के केस में हमें सीधा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड एज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अगर हम पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ना यानी प्रॉफिट, और जनरल रिजर्व यानी बचाया हुआ, ये भी एक तरीके का प्रॉफिट ही है, दोनों प्रॉफिट्स हैं बेटा हमारे। अगर हम इनको बांटना चाहते हैं तो क्या एंट्री होगी? पहले आप ये देखिए कि ये जो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है यानी जो प्रॉफिट है बिजनेस का, और जो जनरल रिजर्व है यानी इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, दोनों जो ये हमारे प्रॉफिट्स हैं ये किस साइड दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं मेरे बच्चे? क्रेडिट। आज बिजनेस ना इन प्रॉफिट्स को बांट रही है, खत्म कर रही है बेटा, क्योंकि इन प्रॉफिट्स को किनके बीच में बांटा जा रहा है? पार्टनर्स के बीच में। तो बिजनेस विल से कि हमारी जो पहले लायबिलिटी थी ना अब वो खत्म हो रही है। तो लायबिलिटी जब खत्म होती है ना तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है मेरे बच्चे, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, पर जब लायबिलिटी रिड्यूस होंगी तो उनका बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने पीएनएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बोलो क्लियर है? और ये जितना भी प्रॉफिट रहा होगा टोटल कर देंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। और पार्टनर्स की कैपिटल में अगर आप ये प्रॉफिट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के कैपिटल में, तो पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो अगर आप पार्टनर को ये प्रॉफिट दोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज बढ़ेंगी, और अगर बिजनेस के लिए लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो एज बी सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आ गई? इतना सिंपल है। और कौन से रेशो में बांट देना है? ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया हुआ रहता है, नहीं दिया हुआ तो इक्वल मान लो, बट बेटा मोस्टली दिया हुआ रहता है, तो जो रेशो दिया हुआ है ओल्ड रेशो उस रेशो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लो। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर। बात करें सेकंड पॉइंट की यानी डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
यानी अगर हम सेकंड अपने पॉइंट की बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बचाया हुआ प्रॉफिट है वर्कर्स के लिए। आज बेटा पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो ये जितना भी प्रॉफिट है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम का, हम इसको खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांट के। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले लाइबिलिटी थी बेटा, बट आज ये लाइबिलिटी ना खत्म हो रही है। जब लाइबिलिटी कम होती है तो बेटा लाइबिलिटी का बैलेंस डेबिट हो जाता है। तो देखिए मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ना डेबिट कर रखा है, देखिए डेबिट किया हुआ है, क्योंकि आज बिजनेस इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बोलो क्लियर है या आंसर इज क्लियर कि क्लियर है। इसके बाद बेटा देखो, जब बिजनेस अपना ये वर्कमैन कंपनसेशन जब पार्टनर्स के बीच में बांट रही होती है, तो डायरेक्ट नहीं बांटते हम वर्कमैन कंपनसेशन जब हम ये देखते हैं कि कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो नहीं आया। और अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है तो लेट बी सपोज कि अगर मान लीजिए हमने 20,000 का रिजर्व बनाया था, तो ये 20,000 का रिजर्व हम बांट रहे हैं। और लेट बी सपोज कि अगर 8,000 से क्लेम आया है, तो ये 8,000 का क्लेम हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। किसी वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग, डैमेज, एक्सीडेंट हो गया बेटा, तो वो वर्कर क्लेम कर रहा है 8,000 रुपए का, तो हम मान लीजिए लेट बी सपोज कि उतना बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में भी कर देंगे। हम बताएंगे कि ठीक है रिजर्व हम कम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हैं, अच्छी बात है, बट हमारा एक क्लेम भी आ गया। तो लेट बी सपोज कि अगर हमने रिजर्व 20,000 से बनाया था और क्लेम हमारा 8,000 से आया, तो क्लेम आना बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। और जब लाइबिलिटी आती है ना बेटा, तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो रिजर्व नाम की लाइबिलिटी कम हो रही है, 20,000 से वो डेबिट हुआ, बट एक नई लाइबिलिटी पैदा हो गई क्लेम के नाम से, क्योंकि हमने बेटा अपने वर्कर्स को 8,000 रुपीज की पेमेंट करनी है, लेट बी सपोज, ठीक है करनी है, तो हमने इसको अपनी लाइबिलिटी भी दिखा दिया। पर बताओ अगर 20 में से 8,000 का हम क्लेम दे भी देंगे अपने वर्कर्स को फ्यूचर में, तो भी हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने बच रहे हैं? 12,000। इस 12,000 का क्या करेंगे मेरे बच्चे? इस 12,000 को हम अपने पार्टनर्स ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो में? अपने में ओल्ड रेशो में, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सर एक बार बताओ, अगर कोई क्लेम नहीं आता तो बेटा तब जितना भी रिजर्व होता है ना 20,000 का, वो हम अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। और अगर आप प्रॉफिट दोगे अपने पार्टनर्स को, तो उनसे कैपिटल उनकी बढ़ेगी। कैपिटल बेटा बिजनेस के लिए क्या होती है? कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जितनी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे फिर हम एबीसी की कैपिटल बढ़ा देते हैं। यानी बेसिकली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट को खत्म करिए, बिजनेस अपने प्रॉफिट को बांट रही है तो खत्म कर रही है, लाइबिलिटी रिड्यूस कर रही है, डेबिट किया। बट बिजनेस ये कहेगी कि इस प्रॉफिट में से हमें कभी अपने वर्कर्स को क्या देना पड़ सकता है? क्लेम। और अगर क्लेम आया है तो फिर आपको क्लेम को अपनी लाइबिलिटी भी दिखाना पड़ेगा। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आफ्टर दैट जो प्रॉफिट बच जाएगा रिजर्व में, वो हम किसको बांट देंगे? अपने पार्टनर्स को बांट देंगे। बोलो क्लियर हो गया? आंसर इज यस। पर सर देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने लेट बी सपोज कि रिजर्व बनाया 20,000 का, पर क्लेम आ गया 22,000 का। सर ऐसा भी तो हो सकता है। यस, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा मेरे बच्चे, तो उस सिनारियो में फिर आप अपने पार्टनर्स के बीच में कोई भी प्रॉफिट नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे जो भी आपका रिजर्व था वो था 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और क्लेम कितना आ गया? 22,000। रिजर्व से भी ज्यादा क्लेम आ गया, तो इट मीन्स ओवर क्लेम आ गया है। तो बिजनेस को ना नुकसान हो गया बेटा। कितने से नुकसान हो गया? 2,000 रुपए से एक्स्ट्रा नुकसान हुआ। अब देखो ये लाइबिलिटी आई, क्लेम आई 22,000 से, तो आपका नुकसान हुआ भाई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आपका नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो इस 22,000 के नुकसान को किसने झेला? रिजर्व ने झेला, क्योंकि ये प्रॉफिट आपने बचाया ही इसलिए था। पर ये झेल कितना सकता है बेटा प्रॉफिट, सॉरी लॉस? 20,000 तक ही झेल सकता है, क्योंकि रिजर्व में पैसे कितने पड़े हैं? 20,000। तो एक्स्ट्रा लॉस कितना आ गया? एक्स्ट्रा लॉस आया बेटा आपका 2,000 का, जो डेबिट में बच रहा है। तो इस एक्स्ट्रा लॉस को आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर देंगे। बोलो क्लियर हो गई बात? आंसर इज यस, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर रिजर्व से भी ज्यादा अगर क्लेम आ जाए ना, तो ऐसे में जो रिजर्व आपने बना रखा है उसको तो आप खत्म करोगे ही, क्योंकि आप उसको बांटोगे। पर बांटने से पहले आप ये देखोगे कि कोई क्लेम तो नहीं आया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया 20 से, पर क्लेम भी आया लेट बी सपोज, तो क्लेम को आपने अपनी लाइबिलिटी दिखाई 22 से। पता चला कि रिजर्व तो आपकी क्लेम से भी कम है, यानी क्लेम बहुत ज्यादा आ गया। कितने से ज्यादा आया?
₹2000 से ज्यादा है, तो अब ये नुकसान कौन झेलेगा? रिवोल्यूशन। यानी बोलते हैं ना, जब सर पानी सर से ऊपर हो जाता है बेटा, तो फिर तब चीजें बिगड़ जाती हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि अगर क्लेम अगर रिजर्व से ऊपर आ जाए, तो जितना एक्स्ट्रा क्लेम आया फिर वो बिजनेस का बेटा लॉस हो जाता है, और उस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी उसे झेल नहीं पाया। बोलो क्लियर है? और ऐसी सूरत में बेटा पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट दिया नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। बट अगर मान लीजिए कि आपका जो क्लेम है वो रिजर्व अमाउंट से कम आता है बेटा, लेट इट सपोज 8000 आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तब आप क्या करेंगे? तब आपका ओवर एक्सपेंस तो हो नहीं रहा, तो अगर ओवर एक्सपेंस नहीं हो रहा तो तब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि तब आपके पास रिजर्व में पैसे बच रहे। क्लेम को सेट ऑफ करने के बाद भी, यानी क्लेम को झेलने के बाद भी, 8000 का क्लेम अगर रिजर्व झेल भी दे तो भी रिजर्व में कितने बच रहे हैं बेटा? 12000 बच रहे हैं। तो ये किसके बीच में बांट देंगे? पार्टनर ए बी सी के बीच में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। तो बोला आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो ओवरऑल एंट्री ये है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ भी ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बेटा पर्टिकुलरली देखा जाए तो बैलेंस शीट में आपके पास आईएफआर होगा, ये बचाया हुआ प्रॉफिट है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बट यस बचाया हुआ प्रॉफिट है। आज जब पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो बेटा हम इस प्रॉफिट को, इस रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिजनेस बेटा अगर अपने आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो बिजनेस कहेगी हमारे सर पे जो पहले लायबिलिटी थी ना, वो लायबिलिटी ना अब कम हो रही है। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होता है। तो आज जिस आईएफआर को बांटेंगे बेटा हम, तो आईएफआर अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बिजनेस आईएफआर को डेबिट कर देगी और इसे अपने पार्टनर को बांटने के लिए जाएगी, पर बांटने से पहले हमेशा बिजनेस ये देखेगी कि बेटा हमें इन्वेस्टमेंट में लॉस तो नहीं हुआ, यानी जो एसेट साइड इन्वेस्टमेंट है उसमें किसी भी तरीके का कोई हमें लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई लॉस तो नहीं हो रहा। अगर मान लो कि हमें किसी भी तरीके का कोई लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो हम उसे पहले अपने आईएफआर से लेस कराएंगे। और बताइए कि लेट बी सपोज कि अगर इन्वेस्टमेंट आपने करी थी 1 लाख रुपीज की, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है बेटा लेट बी सपोज वो होगी 90,000 की, तो क्या आपको नहीं लगता आपने इन्वेस्टमेंट करी थी 1 लाख रुपए की, बुक फिगर है 1 लाख रुपीज की, बट आज उसकी मार्केट में कीमत कितनी चल रही है? 90,000। तो अगर आप आज इसे मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको सीधा सीधा कितने का नुकसान हो जाएगा? 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान की भरपाई हम किससे कराएंगे बेटा? आईएफआर से कराएंगे। तब जो आईएफआर में बैलेंस बचेगा वो पार्टनर के बीच में बांटेंगे। अब बताइए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 90 हो रही है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डाउन भी तो करनी पड़ेगी, कितने से? 10,000 से। और बताइए इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है, और अगर एसेट कम हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, तो एसेट से डेबिट से क्या हो जाएंगे बेटा? क्रेडिट हो जाएंगे। जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखो, जब आईएफआर खत्म करेगी एक बिजनेस, फिनिश करेगी, राइट ऑफ करेगी आईएफआर को, तो जो आईएफआर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जो क्रेडिट बैलेंस है, अब उस आईएफआर का क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और बिजनेस बोलेगी कि हम इस प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, बट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले बिजनेस देखेगी कि इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं हुआ। अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है बेटा, हुआ है, क्वेश्चन में पता चल जाएगा हमें, अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है तो बेटा ऐसे में फिर हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारा एसेट, और एसेट को बेटा अगर हम रिड्यूस करते हैं तो वो डेबिट ना होकर क्रेडिट हो जाती हैं, फिर तो इन्वेस्टमेंट्स को हम क्रेडिट करेंगे। लेट बी सपोज बेटा कि आपके पास 30,000 का बेटा लेट बी सपोज आईएफआर था, तो आप इसको बांटेंगे आईएफआर को। तो जो भी आईएफआर पहले बिजनेस के लिए लायबिलिटी थी अब नहीं रहेगी, क्योंकि बिजनेस अपने आईएफआर को बांट रही है, तो क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। आज जब इस आईएफआर को बांट रहे हैं तो डेबिट करेंगे। बिजनेस ने कहा हमें लेट बी सपोज कि इन्वेस्टमेंट में नुकसान कितने का हो गया? 10,000 का। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, मार्केट वैल्यू 90,000 चल रही है, 10,000 का हमें नुकसान हो गया। तो बताइए आईएफआर में अभी भी कितने रुपए पड़े हुए हैं? बताओ, 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो ये 20,000 हम किसके बीच में बांट देंगे? ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर के बीच में बांट देंगे। बोलो क्लियर है? क्लियर है? कौन से रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में। और अगर आप अपने बचा हुआ आईएफआर अगर आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं तो उनसे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बेटा बिजनेस के लिए क्या होती है? कैपिटल बिजनेस के लिए होती है लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है ना तो क्रेडिट होती है। दैट्स वाई मेरे बच्चे, यहाँ पर हम जब पार्टनर्स की कैपिटल को आईएफआर का बचा हुआ 20,000 का प्रॉफिट देंगे, तो ऐसे में मेरे बच्चे पार्टनर्स का पर्टिकुलरली अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आंसर इज यस।
बट यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता था, सर जरूरी थोड़ी कि इन्वेस्टमेंट में लॉस हमें हमेशा रिजर्व अमाउंट से कम ही हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि लेट बी सपोज कि आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की, बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट दिख रही है 1 लाख, बट उसकी मार्केट कीमत होगी लेट बी सपोज 60,000। तो आपको जो लॉस हुआ ना बेटा इन्वेस्टमेंट में, वो 40,000 का लॉस हो गया। और सोचो कि अगर आपको 40,000 का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट में, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन करनी पड़ेगी? 40,000 से। और ये लॉस किससे खत्म कराना पड़ेगा? आईएफआर से। तो चलो आईएफआर तो डेबिट हो ही रहा है, हम खत्म तो कर ही रहे हैं आईएफआर को, बट इन्वेस्टमेंट में नुकसान कितने का हुआ? 40 का। तो मुझे बताओ मेरा आईएफआर नुकसान झेल ही कितना सकता है? जितना आईएफआर के पास प्रॉफिट है। कितना झेल सकता है? 30,000। तो जो 10,000 का ओवर लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट में, वो कौन झेलेगा बेटा? हमारा रिवैल्यूएशन। बोलो क्लियर हुआ? उस सिनारियो में मेरे बच्चे फिर हम पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है वो हमारे आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी वैल्यू से ज्यादा हुआ है। और जितना ज्यादा लॉस हो गया बेटा, वो लॉस हम किसको बांट देंगे? सॉरी, वो लॉस हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिवैल्यूएशन में। तो क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा कि अगर मान लीजिए ओवर क्लेम हो जाए, ज्यादा क्लेम आ जाए, तो लायबिलिटी आती है, उस लायबिलिटी के नुकसान को हम रिजर्व से खत्म कराते हैं। अगर कोई प्रॉफिट बच गया तो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट अगर ओवर क्लेम हो जाए, ज्यादा क्लेम आ जाए, तो जितना ज्यादा ओवर लॉस आया है फिर वो कौन झेलता है? रिवोल्यूशन अकाउंट। और फिर उस सिनारियो में फिर हम अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं बांटते। बट अगर सेम आईएफआर में भी ऐसी होता है, आईएफआर में आपने प्रॉफिट बचा के रखा था, पार्टनर्स के बीच में बांटने जा रहे हो, आईएफआर को डेबिट करते हो क्योंकि ये लायबिलिटी था बिजनेस के, आज बिजनेस इस आईएफआर को बांट रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट हो गया। बट बिजनेस प्रॉफिट बांटने से पहले देखती है कि इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं, और अगर इन्वेस्टमेंट में बेटा लॉस आ रहा है तो उस लॉस को आईएफआर से कैंसल आउट कर दिया जाता है, यानी हम अपनी इन्वेस्टमेंट डाउन कर देते हैं और अपने आईएफआर को खत्म कर देते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट का लॉस होता है वो कौन झेलता है? आईएफआर झेलता है। अगर लॉस कम आया है इन्वेस्टमेंट में आईएफआर की वजह से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं ओल्ड रेशो में। बट अगर ओवर लॉस आ गया, ज्यादा लॉस आ गया इन्वेस्टमेंट में, तो जितना ज्यादा लॉस आ गया है जो आईएफआर भी नहीं झेल पा रहा है, आईएफआर भी नहीं झेल पा रहा है, वो लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप सो बेटा कि आप ट्रीटमेंट समझ गए हो कि अगर आपको पीएनएल और जनरल रिजर्व दिख रहा है तो इसकी क्या एंट्री पास करोगे? इसके तो सिंपल एंट्री है, ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी कैपिटल। बट अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्लेम तो नहीं आया। अगर क्लेम आया तो लायबिलिटी दिखाएंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। अगर प्रॉफिट बच रहा है अभी भी रिजर्व में तो वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अगर ओवर क्लेम आ गया, ज्यादा क्लेम आ गया, तो जितना ज्यादा क्लेम आया वो लॉस हो गया बिजनेस के लिए, पर्सनली बियर करेगी बिजनेस उसको। और कहाँ बियर करेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। बात करें आईएफआर की, तो आईएफआर में भी सेम सिनेरियो है बेटा। आईएफआर में आप आईएफआर को डेबिट करोगे क्योंकि आप इस प्रॉफिट को खत्म कर रहे हो, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। पर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देखोगे इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं आया। अगर लॉस आया है तो इन्वेस्टमेंट को डाउन कर दोगे, और उस लॉस को, इन्वेस्टमेंट के कम होने से जो लॉस है उसको किससे खत्म कराओगे? आईएफआर से। अगर आईएफआर में कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, एबीसी के बीच में। बट अगर ओवर लॉस आ गया, ज्यादा इन्वेस्टमेंट में नुकसान आ गया, तो जितना ज्यादा नुकसान आएगा वो रिवोल्यूशन झेलेगा बेटा, फिर तब पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट नहीं बटेगा। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया हो। बात करें बेटा लॉस की, बात करें अगर लॉस की, तो हमारे पास 3 टाइप के लॉसेस होते हैं जो प्योरली प्योर लॉस हैं आपके, जो फिक्टिशियस एसेट है। और एक है आपके पास परचेस गुडविल, जिसको हमें राइट ऑफ करना होता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 आइटम्स हैं जिनको हमें अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड से राइट ऑफ करना है। तो सोचो अगर आप फिक्टिशियस एसेट, ये सारे जो मैंने बेटा बॉक्स के अंदर लिखे हैं आइटम्स, लाइक पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये कोई ट्रू एसेट नहीं है। ट्रू एसेट तो हमारे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये होते हैं। भला लॉस जो आप पीएनएल में राइट ऑफ ना कर पाए हो और मीनवाइल आपने उसको एसेट दिखा दिया कि आपको लगता है कि शायद फ्यूचर में इससे थोड़ा बहुत हमें बेनिफिट मिले, और आपने इसे एसेट साइड दिखा दिया, तो बेसिकली ये आपका कोई रियल एसेट नहीं है। भला लॉस, अनरिटन लॉस, ऐसे लॉस जो आपने अभी तक राइट ऑफ नहीं करे, ऐसे लॉसेस को भला आप एसेट कैसे बोल सकते हो? तो दैट इज नॉन एज फिक्टिशियस एसेट, यानी झूठ मूठ के एसेट्स। अब आप इनको क्या करते हो? राइट ऑफ। तो सोचो कि अगर आप पीएनएल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को एसेट साइड से खत्म कराओगे, राइट ऑफ करोगे, तो एसेट्स होते हैं डेबिट, पर जब एसेट घटते हैं तो क्रेडिट होता है।
तो देखिए P&L अकाउंट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि आपके फिक्टिशियस एसेट कम हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो परचेज गुडविल है बेटा, हमें इसे भी राइट ऑफ करना होता है, तो हम इसको भी राइट ऑफ कर रहे हैं। गुडविल एसेट साइड है बेटा, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। और जब आप अपनी गुडविल राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे परचेज गुडविल, तो आप इसको कर देंगे क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट हो गया। तो टोटल 4 आइटम्स आर देयर जो आपको राइट ऑफ करने हैं। इसमें से 3 आपके फिक्टिशियस एसेट है, और गुडविल परचेज गुडविल आपका क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट। बट जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, लाइक हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट, हमें ये चारों के चारों पॉइंट क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ किया बेटा, हमने एसेट खत्म कर दिया, अपने जो ये थे एसेट साइड शो हो रहे थे, हमने इनको खत्म कर दिया। बेसिकली देखो बेटा, जब हम एसेट खत्म करते हैं यानी फिनिश ऑफ करते हैं, तो बेसिकली एसेट को बेचते हैं, और एसेट को बेच के ना पैसा आता है। पर बेसिकली पता है यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ तो हम राइट ऑफ कर रहे हैं ना इनको। तो ऐसे में क्या हुआ, बिजनेस ने अपने एसेट्स तो राइट ऑफ कर दिया, पर पैसा कुछ नहीं आ रहा बिजनेस के पास, तो बिजनेस को हुआ लॉस। और बिजनेस ने ये लॉस रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, यानी जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, किनको दे दिया, अपने ओल्ड पार्टनर को बिटवीन ओल्ड एज शो। और इस बार आप अपने पार्टनर को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, जो आप पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, अब आप क्या दे रहे हैं अपने पार्टनर्स को, लॉस दे रहे हैं। तो लॉस देने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कैपिटल कम होती है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट होगा। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या एंट्री बनी बताओ, लॉसेस और गुडविल को राइट ऑफ करने की। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू P&L अकाउंट, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब आपको कोई सा भी पॉइंट दिख जाए इसमें से, एंट्री ऐसे ही लगनी है। अगर आपको गुडविल दिखेगा तो एंट्री होगी ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर आपको P&L का डेबिट बैलेंस दिखाई देगा तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अगर आपको प्रीलिमिनरी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देखेंगे तो एंट्री सेम ऐसी ही लगेगी। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको अपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो आई होप सो बेटा कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। बोलो आ गया, आंसर इज यस। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी ना एवरीवन। बेटा कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन भी है बेटा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहाँ से फिर जर्नल एंट्री पास करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। ठीक है, आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा कि XYZ आपके पास पार्टनर्स है फर्म के अंदर, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, यानी 3 पार्टनर XYZ, इनका ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है 3:2:1। जेड रिटायर्ड हो रहा है बेटा फर्म से कौन सी तारीख को, 31 मार्च 2016 को। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से। का ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट, यानी जिस दिन जेड रिटायर्ड हो रहे हैं उस दिन फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फॉलोइंग बैलेंसेस बेटा हमें दिखाई दे रहे हैं इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे जनरल रिजर्व हमें दिखाई दे रहा है 1,80,000। बताइए जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के कहाँ कौन सी साइड पे दिखाई देता है, लायबिलिटी साइड पे, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, और P&L अकाउंट का क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस। ये बोलते हैं ना कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, और कितने का बेटा, 30,000। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आपको यानी फिक्टिशियस एसेट कहाँ दिखाई देते हैं बेटा, आपको एसेट साइड। तो ये आपको दिया हुआ है बेटा। और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया है 24,000, विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड। नो मोर रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसमें कोई क्लेम नहीं आ रहा, किसी भी वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग, डैमेज या एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ बेटा, इसलिए जितना भी रिजर्व है ना ये सारा हम पार्टनर के बीच में बांटेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बताओ कहाँ दिखाई देता है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो लायबिलिटी साइड दिखाई देता है। तो आपको ना मैंने 2 प्रॉफिट्स दिए हैं, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक मैंने आपको लॉस दिया है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस करके। बोलो क्लियर है, आंसर इज यस। आपको इनकी एंट्री मानी। देखो अगर हम बात करें एंट्रीज की, तो आप चाहें तो इनकी इंडिविजुअल्स एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे मेरे बच्चे, कि आप इनकी इंडिविजुअल एंट्रीज पास ना करके आप इनकी एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क, आपका टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा। ठीक है, 3 अलग अलग एंट्रीज करने से अच्छा है कि कंबाइंड एंट्री पास कर दी जाए। पर सर लास्ट में ईपीएफ भी तो दिख रहा है, इसका क्या बेटा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी ही होता है, ये कोई प्रॉफिट थोड़ी है। और अभी जब मैंने प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में आपको बताया, तो कहीं भी मैंने आपको प्रॉफिट सेक्शन में ईपीएफ के बारे में बताया नहीं, क्योंकि ईपीएफ कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं होता। ईपीएफ एक तरीके का एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है मेरे बच्चे।
ठीक है। ये एम्प्लॉय को तब पे किया जाता है जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है। तो एम्प्लॉय जब जॉब पे होता है तो अपनी सैलरी का बोलते हैं ना कुछ पोर्शन इस फंड में एम्प्लॉय जमा करता रहता है। जितना एम्प्लॉय जमा करता है ना उतना उसका बिजनेस यानी पार्टनरशिप फंड भी जमा करता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर मान लो एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 5,000 इस फंड में जमा कर रहा है तो उसका एम्प्लॉयर यानी पार्टनरशिप फंड भी इसी फंड में कितने रुपए जमा कर रहा है, 5,000। तो महीने का कितना जमा हो रहा है इसमें एम्प्लॉय का, 10,000 रुपए। और सोचो कि अगर 25 साल तक 30 साल तक अगर किसी एम्प्लॉय ने इस बिजनेस के लिए काम कर दिया तो सोचो इस एपीएफ में कितना हैंडसम अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो जब बेटा कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो फिर उसे एपीएफ का पैसा दिया जाता है। तो ये एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये प्रॉफिट नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक हिंट भी दी है कि ये एक ऐसा फंड है जो एम्प्लॉय के लिए है, पार्टनर इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। इसमें हमारे पास 3 ही पॉइंट है, हमें इन्हीं प्रॉफिट और लॉसेस की एंट्री पास करनी है। चलो अगर बात करें तो ये रहेगा आंसर। और हमारे पास बेटा फॉर्मेट बना हुआ है तो हम फॉर्मेट यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो यार, तो बताइए क्या एंट्री करेंगे आप, बताइए मुझे सबसे पहले कि जो हमारा जनरल रिजर्व है बेटा, जनरल रिजर्व है ना, वो हमारे लिए क्या होती है? वो हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस ये हमें किस साइड दिखाई देता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें कहाँ दिखाई देता है? लायबिलिटी साइड। तो अगर हम अपने दोनों प्रॉफिट यानी जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसे में बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। और जब लायबिलिटी कम होती है बेटा तो बैलेंसेस ना लायबिलिटीज के डेबिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जनरल रिजर्व को, हमारी एक ही एंट्री लगेगी, हम अपने जनरल रिजर्व को ठीक है डेबिट करेंगे और हम अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। पर हमारे पास बेटा एक लॉस भी है, एक लॉस भी है पीएनएल नाम का। पीएनएल का डेबिट बैलेंस हमारे पास एक लॉस भी है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको भी राइट ऑफ करेंगे, इसको भी खत्म करेंगे। और ये है किस साइड बेटा? एसेट साइड। तो जब एसेट राइट ऑफ होते हैं ना, ये तो एक तरीके के फिक्टिशियस एसेट थे। पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फिक्टिशियस एसेट होता है, लॉस होता है बेटा ये। तो अगर हम इसको खत्म करेंगे अपने फिक्टिशियस एसेट यानी एसेट साइड से, तो एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, बट हम अपने एसेट्स को इस पीएनएल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्लियर है? हाँ। बताइए जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था? 1,80,000। तो ये आप 1,80,000 का प्रॉफिट बांटने वाले हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000, तो आप 24,000 का प्रॉफिट बांटने वाले हो। पर लॉस भी आपके पास, तो लॉस कितना है आपके पास? 30,000 का, तो आप 30,000 का लॉस भी बांट रहे हो। तो आप एक बार बताओ, आपने ये कंबाइंड एंट्री पास करी, आप मुझे बताओ कि आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आप रफ में जाके अगर प्लस करते हो तो आपको पता चलेगा आपके पास टोटल प्रॉफिट है 2,04,000, है ना। ये आपके पास प्रॉफिट हो गया टोटल, ठीक है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और लॉस कितना है? 30। तो बेटा अगर आप 2,04,000 में से 30,000 का लॉस माइनस कर दोगे ना, तो भी आपके पास 1,74,000 का क्या बच जाएगा? प्रॉफिट बच जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? अब देखो अलग अलग एंट्री भी कर सकता था बट उसमें टाइम लग जाता, तो कंबाइंड एंट्री स्मार्ट वर्क कर दिया मेरे बच्चे, तो हमारा समय भी बच गया। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितने थे बताओ? टोटल प्रॉफिट मेरे पास थे 2,04,000 के, ठीक है। 1,80,000 एंड 24,000 को प्लस किया। 30,000 का ना बेटा हमारे पास लॉस भी है, ठीक है। 30,000 का ना हमारे पास लॉस भी है, ये लॉस भी है। तो मैंने अपने ना टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस को लेस किया, तो अल्टीमेटली जो मेरे पास नेट प्रॉफिट आया वो कितना है? 1,74,000। और बताइए ये प्रॉफिट मैं किसके बीच में बांट दूंगा? अपने पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। लाइक कौन है मेरे पास यहाँ पार्टनर? एक्स, तो टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना प्रॉफिट आ रहा था नेट? 174, 174,000 को हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, बस बात खत्म। सर ये तो इजी सा लग रहा है बेटा, इजी है सब कुछ, बस थोड़ा सा ना आपको कंसंट्रेशन ध्यान लगाने की जरूरत है। 3/6, 2/6 एंड 1/6 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना बेटा तो पता है ये कितना आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1,74,000 इंटू 3/6
तो ये तो आ जाएगा आपके पास 87,000। और दूसरे का देखा जाए तो 1,74,000 इंटू 2/6, तो ये आएगा 58,000। और जेड के बीच में बांटे 1,74,600, तो ये आएगा 29,000। समझ में आया? सर आपने ना अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा था तो यहाँ पर आपने टू वर्कमैन, ठीक है, टू वर्कमैन, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्यों नहीं लिया? बेटा वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास कोई क्लेम था ही नहीं, लिखा था विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, कोई क्लेम ही नहीं आया है इस पे, इसलिए हम इसको सीधा सीधा पार्टनर्स के बीच में बांट रहे थे। बस बेटा बस इतना ही था। आपने अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया, आपने अपने प्रॉफिट्स पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, लॉसेस पार्टनर्स के बीच में बांटे, आपने अल्टीमेटली कंबाइंड एंट्री करी तो आपने देख लिया नेट कितना प्रॉफिट आ रहा है 174, और ये एक्स वाई जेड के बीच में बांटा। एक्स वाई जेड की कैपिटल बढ़ गई तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो जब लायबिलिटीज बढ़ती हैं बेटा तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो देखो हमने यहाँ क्रेडिट भी कर दिया एक्स वाई जेड का बैलेंस। नरेशन क्या पास करेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। या सर हम इसकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंट्री पास नहीं कर सकते थे? अगर करना चाहे कर सकते थे, पर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेट्स रिटायरमेंट। तो देखो आप, उसने यहाँ पर बोल दिया है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री करो, इनको एडजस्ट करने की एक एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो हमने देखो एक ही एंट्री कर दी, एक ही एंट्री में एडजस्टमेंट कर दिया, प्रॉफिट का भी लॉस का भी। तो आपका डिमांड तो यही था कि वो एक सिंगल एंट्री पूछ रहा था, पर आप चाहें तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी इसकी एंट्री पास कर सकते थे, कोई गलत नहीं है। पर वही बात है, टाइम एफर्ट लगेगा आपका, अगर टाइम एफर्ट बचाना चाहते हो तो स्मार्ट वर्क कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप फिर जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूं तो आप इस वीडियो के यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे अपना, बोलते हैं ना कि कमेंट डाल सकते हैं, अपने डाउट्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बात करें बेटा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है और वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास आशा, ठीक है, हमारे पास पार्टनर है आशा, नवीन एंड शालिनी एक फर्म में, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। गुडविल दी है बेटा, गुडविल अपेयर इन द बुक्स है। अब अपेयर इन द बुक्स का मतलब समझ गए? गुडविल अपेयर इन द बुक्स का मतलब है कि आपने जब बैलेंस शीट बना रखी होगी तो एक गुडविल आपको ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स दिख रही है, यानी ये क्या है, परचेज गुडविल। तो क्या करते हैं परचेज गुडविल को? सर परचेज गुडविल को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं। ये एंट्री आपने अभी हमें बताई थी, तो बस बात खत्म। ठीक है, तो 80,000 की गुडविल दी है। कौन से रेशो में बांटेंगे बेटा? हम इसको बांटेंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व भी दिया है 40,000, जनरल रिजर्व दिया है 40,000। तो जनरल रिजर्व क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसे भी हम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, और नवीन ने डिसाइड किया, यानी ये जो मिड वाला पार्टनर है, यानी 3/10 से नवीन ने डिसाइड किया कि अब हम क्या कर देंगे, पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, रिटायरमेंट से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे कह दिया कि ऑन दैट डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, के जिस दिन नवीन रिटायर्ड हो रहा है उस दिन फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड हो रही है, 1,20,000। अब सोचो फर्म की गुडविल वैल्यूड हो रही है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, गुडविल का ट्रीटमेंट हम करके आए हैं। तो यहाँ फर्म की गुडविल से हम रिटायरिंग यानी नवीन की गुडविल निकालेंगे, और नवीन को गुडविल कौन देंगे, आशा एंड शालिनी, बट कौन से रेशो में, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग आशा एंड शालिनी 2:3। इन्होंने ना बेटा न्यू रेशो भी दे दिया। अब अगर ये न्यू रेशो नहीं देते ना बेटा तो हमारा काम पता है इतना आसान हो जाता ना, कि जो आशा और जो शालिनी का रेशो बचता ना
वही न्यू रेशो वही गेनिंग रेशो हो जाता है एज पर केस पर, जब हमने न्यू रेशो निकालना सीखा था। बट क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमें न्यू रेशो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दे रखा, तो हमें नहीं पता कि इन्होंने न्यू रेशो केस 1 या केस 2 कौन से केस से निकाला है, तो यहाँ पर हमें ही पता नहीं है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालना मस्ट होता है। इसलिए देखो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है ऑन द नवीन रिटायरमेंट। और हमने जब आंसर सॉल्व किया है तो वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट मतलब एक फेयर ऑफ नोट, इसके बेटा मार्क्स मिलते हैं प्रॉपर। तो फेयर ऑफ नोट्स हैं जो आपको मेन क्वेश्चन यानी जनरल एंट्री को पास करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ना हमने सबसे पहले देखो गेनिंग रेशो निकाला वर्किंग नोट में। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा ओल्ड रेशो किसका, आशा नवीन एंड शालिनी का, कितना है 5:3:2। फिर हमने न्यू रेशो भी लिख दिया, आशा शालिनी का न्यू रेशो है 2:3। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और आशा और शालिनी का हमने गेनिंग रेशो चेक किया, तो हमने न्यू रेशो लिख दिया। तो आशा का न्यू रेशो क्या था 2/5, और शालिनी का क्या था न्यू रेशो 3/5। माइनस किया और ओल्ड रेशो, अब माइनस करेंगे तो आशा का बताओ ओल्ड शेयर क्या था 5/10, और शालिनी का क्या था 2/10, है ना। नवीन का थोड़ी निकालेंगे, नवीन तो रिटायर्ड हो रहा है, वो तो सेक्रीफाइस करेगा, वो तो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आशा और शालिनी ही गेन करेंगे, तो इसलिए गेनिंग रेशो हमने आशा शालिनी का निकाला। एलसीएम लिया बेटा, तो एलसीएम को सॉल्व कर कर हमें पता चला कि यहाँ पर आशा का जो आंसर है ना वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। और अगर आशा का आंसर -1/10 आ रहा है, तो इट मीन्स वैसे आशा को तो गेन करना चाहिए था। अमूमन जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेन करते हैं, बट बहुत रेयर होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए हैं उनमें से कोई गेन ना करके सेक्रीफाइस कर जाए। और देखो आज के क्वेश्चन में हमारी जो आशा है वो गेन नहीं कर रही है, क्या कर रही है, सेक्रीफाइस। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब शालिनी नवीन जब रिटायर्ड हो रहा है ना, तो नवीन को तो गुडविल दी जाएगी, पर अब आशा को भी गुडविल दी जाएगी, क्योंकि आशा भी सेक्रीफाइस कर रही है। क्योंकि नवीन के जाने से ना बेटा जो रेशियो चेंज हो रहा है ना वो इस तरीके से हो रहा है कि नवीन को तो नुकसान होना ही है क्योंकि वो शेयर छोड़ के जा रही है, पर आशा को भी नुकसान हो रहा है। तो आशा और नवीन दोनों को गुडविल दी जाएगी, किसके द्वारा, शालिनी के द्वारा, क्योंकि शालिनी का आंसर जो आ रहा है पॉजिटिव का 4/10 आ रहा है। और क्योंकि हमने गेनिंग रेशो लगाया था और शालिनी का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है 4/10, इट मीन्स कि शालिनी गेन कर रही है। तो शालिनी ना बेटा आशा को भी गुडविल देगी, और खैर नवीन को तो मिलेगी गुडविल क्योंकि वो रिटायर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट में ना बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो करा है। यहाँ पे हमने बताया है कि फर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000। ओके 1,20,000 ये हमें क्वेश्चन में दी हुई थी बेटा कि फर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000, हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ लिखा कि नवीन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, नवीन के हिस्से की गुडविल कितनी है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो हमें पता है कि अगर पूरे फर्म की 1,20,000 है और नवीन जो पार्टनर है वो मिड वाला पार्टनर है, ठीक है ना, तो मिड वाले पार्टनर का ओल्ड ओल्ड शेयर क्या था 3/10। तो हमने क्या करा कि अगर पूरे फर्म की गुडविल है बेटा 1,20,000, तो हमने 1,20,000 का ना 3/10 निकाला। तो ये आंसर आया हमारे पास 36,000, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 12,000 इंटू 3 करेंगे तो 36 आएगा। और सिमिलरली हमने आशा की भी गुडविल निकाली, क्योंकि आशा भी यहाँ पर क्या कर गई, सेक्रीफाइस। ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है, बट यस हो गया यहाँ पे। रिमेनिंग पार्टनर में से भी कोई एक आधा पार्टनर क्या कर गया यहाँ सेक्रीफाइस, जिसका नाम आशा था। तो आशा शेयर ऑफ गुडविल, तो ये सही, ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसको भी गुडविल दी जाएगी। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है बेटा 1,20,000, बट हमारी आशा कितने से सेक्रीफाइस कर रही है 1/10 से, तो उसको 1/10 से दिया जाएगा। नालायको आशा का ना पूरा शेयर मत ले लेना, आशा को पूरा थोड़ी सेक्रीफाइस हो रहा है, नवीन को हो रहा है, क्योंकि नवीन तो चलो पूरा छोड़कर जा रहा है, उसका तो 3/10 आएगा, पर आशा तो सिर्फ कितने से सेक्रीफाइस कर रही है 1/10 से, इसलिए उसको गुडविल कितनी मिलेगी 1/10। और 12,000 का 1,20,000 का अगर 1/10 निकालते हैं बेटा तो ये 12,000 आएगा। ठीक है, अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो बेटा देखो हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट करा फर्म गुडविल का इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। बताओ गुडविल कौन देगा, सिर्फ शालिनी। तो शालिनी की कैपिटल हमने कम कर दी, क्योंकि पर्सनली शालिनी से गुडविल ली जाएगी, क्योंकि फर्म की गुडविल को तो बांटा नहीं जा सकता। तो शालिनी की कैपिटल को डेबिट कर दिया, आशा और नवीन की कैपिटल को बढ़ा दिया। अच्छा आशा को गुडविल कितनी मिलेगी, आशा को 12,000, और नवीन को कितनी मिलेगी 36। तो आशा को हमने 12,000 की गुडविल दी, नवीन को बेटा हमने 36,000 की गुडविल दी, तो हमने आशा और नवीन की कैपिटल बढ़ा दी। तो टोटल कितनी गुडविल दी बेटा हमने 48,000 की, तो ये किससे ले ली हमने, शालिनी की कैपिटल से। तो शालिनी की कैपिटल को कम कर दिया क्योंकि वो गेन कर रही है, और आशा और नवीन की कैपिटल को हमने ना बढ़ा दिया क्योंकि ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गई बात, द आंसर इज यस। फिर इसके बाद बेटा देखो हमने ना हमारे पास एक लॉस था,
मतलब एक गुडविल, परचेज गुडविल था जिसे राइट ऑफ करना होता है ये। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप परचेज गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो वैसे तो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है वो लॉस नहीं होता, कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं होता, वो एक प्रॉपर इंटेंजिबल एसेट होता है। पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन राइट ऑफ करना होता है, तो इसलिए ये परचेज गुडविल एक तरीके से लॉस बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम मान लो कि अगर अपने गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, है ना, गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं जो हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाई देती है, और एक हम अपना जनरल रिजर्व राइट ऑफ कर रहे हैं जो हमें लाइबिलिटी साइड दिखाई देती है। तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? तो देखो, अगर हम जनरल रिजर्व बांट रहे हैं, फर्म अपना जनरल रिजर्व बांटने के बीच में बांट रही है, तो फर्म कहेगी मेरी लाइबिलिटी हो रही है कम। कितने से कम हो रही है? 40,000 से, क्योंकि जनरल रिजर्व 40,000 था। पर फर्म ये भी कहेगी कि मेरा जो एक एसेट था, हम गुडविल नाम का परचेज गुडविल, हम उसको भी राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं परचेज गुडविल को, जो कि करना ही होता है, जब भी हमें बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखती है तो हम उसे राइट ऑफ ही करते हैं बेटा। तो अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो हमारा एसेट ना कम हो रहा है, बिजनेस का एसेट कम हो रहा है, और जब एसेट कम होता है ना तो वो डेबिट नहीं क्रेडिट होता है। तो देखो, गुडविल को राइट ऑफ करने से ना लॉस होता है, और जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करने से पार्टनर को प्रॉफिट होता है। अब आप बताइए, प्रॉफिट बढ़ा है कि लॉस बढ़ा है? बताइए सर। लॉस का अमाउंट बढ़ा है, लॉस 80,000 है, प्रॉफिट 40,000 है, तो बताइए कौन जीत रहा है? सर लॉस जीत रहा है। कितने से जीत रहा है बताओ? लॉस कितने से जीत रहा है? अगर हम 80,000 के लॉस में से 40,000 का प्रॉफिट लेस भी कर दें तो भी लॉस कितना से बच रहा है हमारे पास? 40,000 से बच रहा है। क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे हम इस रिमेनिंग 40,000 के लॉस का? बताइए, अगर 80,000 के लॉस में से 40,000 का जनरल प्रॉफिट हम कैंसिल भी कर देते हैं तो फिर भी हमारे पास कितना लॉस बच रहा है? 40,000। क्या करेंगे इसका? सर इसको पार्टनर के बीच में बांट देंगे। तो हमने आशा, नवीन एंड शालिनी के बीच में ये लॉस बांट दिया। कौन से रेशो में बेटा? इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2। तो हमने बेटा बचे हुए 40,000 के लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया 5/10, ठीक है, 3/10 एंड 2/10। बाकी आप सॉल्व करोगे बेटा तो सॉल्व करके आंसर यही आएगा, आप निकाल सकते हैं, इतना मैं उम्मीद आपसे करता हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट मेरे बच्चे, बस मुझे यही बताना था। तो एक हमने देखो क्वेश्चन नंबर 18 किया आज की क्लास में, और एक हमने करा क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पर बेसिकली हमने रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट किया। अगर आपके कोई डाउट या कोई संशय रह गया हो तो आप मेरे बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका बोलते हैं ना क्लैरिफिकेशन देने की आपको पूरी पूरी बोलते हैं ना कि कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरे बच्चे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक इन वीडियो को शेयर करें जो बच्चे अपने अकाउंट्स में कंसेप्ट को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आपके चेहरों पे और उन बच्चों के चेहरों पे जब स्माइल देखूंगा बेटा तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। मैं मानूंगा मेरी छोटा सा जो एफर्ट है वो बोलते हैं ना सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही